हे गाइस, तो स्वागत है आपका कैप्टन B2 के चैनल में, जहां आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आयरन मैन के उन आर्मर्स के बारे में जो कि उन्होंने मूवी में पहना है। एंड ये सेकंड पार्ट है। इससे पहले मैंने आयरन मैन मूवी से लेके एवेंजर्स मूवी तक जितने भी आर्मर्स उन्होंने पहने हैं उनके इनसेन डिटेल्स आपको बताए हैं, लेकिन उसमें भी मैंने दो डिटेल्स मिस कर दिए थे। पहला ये कि भले ही मार्क 5 के अंदर कोई भी वेपन लोडेड ना हो, लेकिन उसके अंदर स्मार्ट टारगेटिंग कंप्यूटर्स थे जो कि लिंक्ड थे मिसाइल से। अब ये तो स्पेसिफाइड नहीं किया गया था ये मिसाइल्स कहां पर थे, लेकिन हम लोग ये अज्यूम कर सकते हैं कि ये आउटर स्पेस में हो सकते हैं, उनके सैटेलाइट्स पे, जैसे कि एडिथ या फिर कहीं हल्क बस्टर आर्मर हमें दिखाया गया था आउटर स्पेस में था। मे बी वहां पर ये मिसाइल्स हो सकते हैं या फिर दूसरे जगह पे जिसके बारे में हमें अभी तक नहीं बताया गया है। इसके अलावा ये सूट 15 kg का था जो कि सबसे हल्का था। और एक छोटी सी चीज जो मैं बताना भूल गया था वो था मार्क 1 का, कि मार्क 1 लगभग 408 kg तक ही उठा सकता है। आयरन मैन 3 के अंदर जितने भी आर्मर्स दिखाए गए थे उनके ऊपर एक अलग से वीडियो आने वाली है, तो अभी फिलहाल एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन वाली की बात करते हैं। अब मार्क 43 की बात करें तो ये हमें एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में शुरुआत में दिखाया गया था। एंड ये बेसिकली अब तक जितने भी आए सूट हैं उसका अपग्रेडेड वर्जन था, जैसे कि ये मार्क 42 के जैसे ही अलग अलग पार्ट्स में आकर जुड़ सकता था। इसके अलावा इसमें सेंट्री मोड भी था, जिसका एक वर्जन आप लोगों ने मार्क 42 के अंदर भी देखा था, जिसमें जब टोनी सो रहा होता है तब वो उसे गार्ड कर रहा होता है। यही मोड आयरन लीजन में भी डाला होता है। बेसिकली इस मोड में जार्विस सूट को कंट्रोल नहीं करता है, बट वो टोनी के कमांड पे रिस्पॉन्ड जरूर करेगा। बट इन केस जार्विस नहीं हो तो वो टोनी के अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करेगा। मूवी के स्टार्टिंग में ही जब अल्ट्रॉन ने जार्विस को मार दिया था, तो उसके बाद से इसी मोड में टोनी फर्स्ट टाइम अल्ट्रॉन से लड़ाई करने जाते हैं अफ्रीकन कोस्ट में। एज आपको याद ही होगा कि फ्राइडे को उसने मार्क 45 में इंस्टॉल किया था, ना कि मार्क 44 में, और वो भी लास्ट बैटल के लिए। अब इसी चीज़ का एडवांस वर्जन हमें आगे जाकर मार्क 50 में भी देखने को मिलता है, जहाँ जब वो अर्थ छोड़कर जा रहे होते हैं तो क्योंकि फ्राइडे टोनी के सर्वर्स में इंस्टॉल थी, इसीलिए जब वो अर्थ से दूर जा रहे होते हैं तो वो ऑफलाइन होने वाली होती है, जो कि इस सीन में आप नोटिस कर सकते हैं, जहां पर पेपर से बात करते वक्त उसकी आवाज़ कटने लगी थी। तभी फ्राइडे बोलती है कि बॉस, वी आर लूजिंग हर एंड आई एम गोइंग टू। जिसके बाद आपको फ्राइडे की आवाज़ पूरी मूवी में फिर एक बार भी सुनाई नहीं देती है, जबकि टोनी उसके बाद से पूरे मूवी भर में रहता है। इनफैक्ट टाइटन में वो थैनोस से लड़ता भी है। खैर, अब वापस आते हैं मार्क 43 पे। तो इसमें पहले के आर्मर्स की तरह ही बेसिक वेपन्स थे, जो कि मिसाइल्स एंड मिनीगन्स तो थे ही, साथ ही फ्लैश बैंग भी थे, जो कि आपको याद होगा तो टोनी ने मार्क 42 से निकालकर हार्ली को दिया था ताकि वो उसके लिए वहां पर थोड़ी सेवा कर सके। प्लस प्लेयर्स भी थे जो कि उसके ऊपर आ रहे मिसाइल्स को खत्म या फिर डिस्ट्रैक्ट करने में काम आते। इसके अलावा इंफ्रारेड स्कैनर्स के बदौलत वो दीवार के आर पार भी देख सकते थे। इसके अलावा इसमें मार्क 42 के जैसे ही मैग्नेटाइज बूट्स थे, जिसके मदद से वो वॉल में उल्टा खड़े होकर चल सकते थे। एंड ये फीचर मार्क 45 में भी था। अब जब मार्क 45 का नाम आ ही गया है, जो कि एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन के फाइनल फाइट सीक्वेंस में यूज किया गया था, जिसमें फर्स्ट टाइम फ्राइडे को इंस्टॉल किया गया था। एंड अगर आप उसके आर्क रिएक्टर के आसपास वाले इलाका को देखें तो वो सर्कल नहीं बल्कि हेक्सागोनल था। एंड उस वक्त तक जितने भी आर्मर्स बने थे उसमें ये सबसे ज्यादा पावरफुल यूनिबीम छोड़ सकता था, एक्सेप्ट हल्क बस्टर, क्योंकि उसके अंदर मल्टीपल आर्क रिएक्टर थे। इसके अलावा इसका यूनिबीम ब्लू कलर का था, जो कि आपको सिर्फ मार्क 85 में देखने को मिला होगा, जो कि उसका बेस्ट आर्मर था। अब बात करें इसकी एजिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी की, तो ये टॉप 5 में जरूर आएगा, क्योंकि जिस ब्लास्ट को इसने सहा था वो कोई आम बात नहीं था। उसमें सुकोविया के एक सिटी को उड़ा दिया गया था। प्लस इसके बाद वाले सूट यानी कि मार्क 46 के ऊपर एक कार जब वांडा गिरा देती है, तो उसके बाद से आप देख सकते हैं कि टोनी का हाथ को थोड़ा सा डैमेज होता है, लेकिन टोनी मार्क 45 के अंदर में यहाँ पर थॉर के इतने बड़े अटैक और उतने बड़े ब्लास्ट को आराम से सह लेते हैं। इसके अलावा इसमें जो लेजर्स थे वो पहले के मुकाबले ज्यादा क्वांटिटी में थे, जिसके वजह से मिनी गन्स को कॉम्प्रोमाइज किया गया था एंड मिसाइल्स के साइजेस को घटा भी दिया गया था। बट उससे इसके इम्पैक्ट पे कोई असर नहीं पड़ा, बल्कि उसके बाद जो मिसाइल्स थे वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल थे।
अब इसके अलावा एक चीज जो कि कही जा रही थी बट इसका कंफर्म प्रूफ नहीं मिला बट इंटरेस्टिंग था तो सोचा आप लोगों को बता दूं, वो ये है कि मूवी में एंड में आप लोगों ने ऑडी R8 तो देखा ही था, उसमें मार्क 45 इंस्टॉल थी, ठीक वैसे ही जैसे मार्क 46 टोनी के इस हेलीकॉप्टर में इंस्टॉल थी। मैं फिर से बता दूं कि ये बस एक आइडिया था, लेकिन इसे मूवी में अप्लाई किया गया या नहीं किया गया ये कंफर्म नहीं है। बट अगर आप उस मूवी के एंड को देखें तो जब यहाँ पर टोनी उस कार को अनलॉक करता है और कार अपने आप धीरे धीरे उसके सामने जाकर रुक जाती है, तो आप चाहे तो यहाँ पर ये आर्ग्यू कर सकते हैं कि उसके अंदर फ्राइडे या फिर कोई दूसरा AI होगा जो कि उसे चला रहा हो। इसीलिए मैंने पहले ही बोल दिया कि ये बस एक आइडिया थी जो कि मुझे रिसर्च करने के दौरान पता चला, बट कोई ठोस सबूत ना मिलने की वजह से इसे कंफर्म नहीं कह सकते। अब चलते हैं मार्क 46 पे, जो कि सिविल वॉर मूवी में हमें देखने को मिला था, जो कि पहला सूट था जो कॉमिक के ब्लीडिंग एज आर्मर पर बेस्ड था। एंड कॉमिक में बेसिकली ये नैनोटेक था, बट मूवी में आप इसे काइंड ऑफ नैनोटेक का स्टार्टिंग फेज कह सकते हैं। जहां आपने नोटिस किया होगा कि ये पहला सूट था जिसमें टोनी का जो फेस प्लेट था वो उनके नेक के अंदर चला जाता था, जबकि बाकी सारे फेस प्लेट उसके ऊपर से या फिर सामने से लगते थे। इसके अलावा शॉक एब्जॉर्प्शन नीज थे जो कि इसके लैंडिंग को बहुत ही स्मूथ बनाता था। एंड ये चीज आपने नोटिस किया होगा तब जब टोनी यहाँ पर लैंड करते हैं तो स्क्रीन नहीं हिलता है, बट जब यहाँ पे वॉर मशीन लैंड करता है तो आप यहाँ पर स्क्रीन को हिलते हुए देख सकते हैं। इसका और एक कारण ये भी था कि वॉर मशीन पूरे हेवी वेपन से लोडेड था। आपको अगर याद हो तो डेडपुल ने इसी तरह की लैंडिंग का मजाक डेडपुल मूवी में उड़ाया था, जब वहाँ पर एंजल डस्ट इसी तरह का लैंडिंग करती है और वो कहते हैं कि इससे जोड़ों पर चोट लगती है और ये टोटली इम्प्रैक्टिकल है। Superhero landing. Yeah, that's really hard on your knees. Impractical. They all do it. खैर इसके अलावा इस सूट में जो नई चीजें डाली गई थी वो बेसिकली सबड्यू करने के लिए था, जैसे कि ये नेट जो वो सैम के अगेंस्ट यूज करते हैं पर मिस कर जाते हैं। इसके अलावा वो क्लैंपर्स का यूज करते हैं जो कि कैप्टन को कुछ देर के लिए होल्ड करने के लिए था। प्लस इसमें EMP भी थे जो कि किसी भी इलेक्ट्रिकल वर्किंग ऑब्जेक्ट को खराब कर सकती थी। इसके अंदर सोनिक ब्लास्ट भी थे बट टोनी ने इसे यूज नहीं किया था। इसके लेग्स के अपग्रेडेड ऑक्सिलरी थ्रस्टर्स थे जो कि स्पीड के मामले में अभी तक जितने भी आर्मर्स बनाए गए हैं सिवाय मार्क 40 सबको पछाड़ देता है, क्योंकि जो मार्क 40 था वो स्पीड को मद्देनजर रखते हुए ही बनाया गया था। इसीलिए आप लोगों ने ये चीज़ नोटिस किया होगा कि जब वहाँ पर कैप्टन और विंटर सोल्जर पहुंच जाते हैं उसके कुछ ही देर बाद में वहां पर टोनी पहुंच जाते हैं, जबकि उसे उस जगह के बारे में बहुत ही लेट से पता चला था। इस सूट में आपने कई जगह कुछ ग्लो होते हुए देखा होगा जो कि ऑक्सिलरी रिपल्सर्स थे, जो कि इसके अलग अलग पार्ट्स को उड़कर टोनी के पास तक इफेक्टिव वे में पहुंचाने के लिए था। और एक बार जब ये एकजुट हो जाएं तो ये मेन आर्क रिएक्टर से पावर टानते थे। इसके अलावा कुछ पुराने अपडेट्स भी थे, जैसे कि हाथों से लेजर्स एंड रॉकेट लॉन्चर्स और शोल्डर्स में 6 मिसाइल्स लॉन्चर। बहुत लोग कैप्टन वर्सेस टोनी के फाइट सीक्वेंस के दौरान जब टोनी फ्राइडे से कहते हैं कि वो कैप्टन के फाइटिंग मूव्स को एनालाइज करे और उसका एक काउंटर तैयार करे, इसे उस सूट के फीचर के अंदर गिनते हैं, बट ऐसा नहीं है, ये फ्राइडे का फीचर है। इसके अलावा इसी फाइट सीक्वेंस के दौरान जब टोनी कैप्टन को शील्ड के पीछे देख पा रहे होते हैं तो ये उसे एक नए फीचर की तरह काउंट कर रहे होते हैं, जबकि ये फीचर टोनी के सूट में मार्क 43 से ही इंस्टॉल थी। जहां पर एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी के अंदर मार्क 43 ये बताते हैं कि उस दीवार के पीछे एक खुफिया जगह है जिसे बाद में टोनी डिस्कवर करते हैं और उसी के अंदर जाकर उन्हें वहाँ पे सेप्टर मिलता है। इसके बाद चलते हैं इस वीडियो के आखिरी सूट की ओर, जो कि है मार्क 47, जिसे आप लोगों ने स्पाइडरमैन होमकमिंग में देखा था, जो स्पाइडी को बचाता है। प्लस इसी सूट को पहनकर टोनी आते हैं दोबारा से स्पाइडी को बचाने के लिए वो फेरी आइलैंड वाले सीन पे। अब इसके बारे में खोजने पे इतना पता चला है कि ये मार्क 46 के जैसा ही था, सिर्फ कलर ग्रेडिंग में चेंज किया गया था ताकि ये आपको थोड़ा अल्टीमेट कॉमिक्स वाले आयरन मैन की वाइब दे पाए। इन शॉर्ट उन्होंने मार्क 46 को फिर से रिपेयर करने छोड़ के अगला आर्मर बना दिया, जो कि था मार्क 47, जिसमें कुछ एडिशनल चेंजेस नहीं थे सिवाय कलर ग्रेडिंग के। तो गाइज, अगर आप लोगों ने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है, मतलब आप लोगों ने आयरन मैन के आर्मर के ऊपर जो कोर्स है उसका 30% कवर कर लिया है। अब इसका जो बाकी का 20% है वो आपके ऊपर है, आपने देखा है या नहीं, जो कि है मार्क 50 या मार्क 85 का वीडियो एक्सप्लेनेशन, जो कि आपको मेरे
वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा और आई बटन पे क्लिक करने पे भी शो होगा। प्लस आयरन मैन के हेलमेट के जो फीचर्स हैं वो भी मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, तो उस वीडियो को भी आप चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा जो बच गए सूट हैं यानी कि हाउस पार्टी प्रोटोकॉल, रेस्क्यू आर्मर और हल्कबस्टर के दोनों वर्जन के आर्मर्स के ऊपर वीडियो बहुत ही जल्द हमारे चैनल पे आने वाला है। और अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते हैं और नई डिटेल्स जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि जैसे मैं वो डालूं आपको जल्द से जल्द इन्फॉर्मेशन मिल जाए। एंड अगर आपको इस वीडियो के ज़रिए कोई भी न्यू डिटेल या फिर बात पता चली हो तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें या फिर डिस्कस जरूर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अगर आप पुराने हैं तब तो आपको मालूम ही होगा कि हमारे चैनल का मोटो क्या है। लोगों की मदद करें, अपना ख्याल रखें एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड का रट लगाकर आगे बढ़ते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।